रात गहरी थी, साफ आसमान था, लाखों सितारे चमक रहे थे और समंदर पर एक अजीब सा सन्नाटा था। ठंडी हवा के झोंके, पानी की हल्की सी लहरों की आवाज, सब कुछ शांत था, जैसे प्रकृति भी किसी बड़े घटना का इंतजार कर रही हो। और उस सन्नाटे में टाइटैनिक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, एक सपने की तरह, अपनी शान और आराम के साथ। जहाज पर लोग खुश थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात आने वाली है, एक ऐसी रात जो उनकी तकदीर बदल देगी। क्रोज नेस्ट में दो लुकआउट, फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली, अंधेरे को तक रहे थे, आंखें फाड़कर कुछ अनजाने खतरे की तलाश में। अचानक फ्रेडरिक फ्लीट को सामने एक बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया, एक विशाल आइसबर्ग जो अंधेरे में छुप था लेकिन टाइटैनिक के रास्ते में था। फ्लीट ने ब्रिज पर तुरंत फोन किया। आइसबर्ग बिल्कुल सामने। उनकी आवाज में घबराहट थी। समय बहुत कम था। फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉक ने बिना देर किए जहाज को मोड़ने और इंजन को उल्टा चलाने का ऑर्डर दिया। हर सेकंड कीमत का था। टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज को मोड़ना मुश्किल था। उसकी रफ्तार और साइज के आगे इंसान की कोशिश चोटी पड़ रही थी। हर पल भारी पड़ रहा था और हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच था। डेक पर लोग अभी भी अनजान थे। कुछ लोग तारे देख रहे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे। उनके लिए यह एक आम रात थी, लेकिन असलियत कुछ और थी। नीचे लोहे के पुर्जे, इंजन रूम के इंजीनियर्स और क्रू जहाज को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन टाइटैनिक की तकदीर जैसे लिखी जा चुकी थी। जहाज का अगला हिस्सा बच गया, लेकिन टाइटैनिक की साइड पानी के नीचे आइसबर्ग से रगड़ गई। एक खामोश तबाही शुरू हो चुकी थी। एक लंबी मेटल की शीट फटने की तेज आवाज हुई। कुछ लोगों को हल्का झटका महसूस हुआ, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी अनजान थे। किसी ने नहीं सोचा कि यह छोटा सा झटका उनकी पूरी दुनिया हिला देगा और टाइटैनिक की कहानी हमेशा के लिए बदल जाएगी। टाइटैनिक जख्मी हो चुका था, लेकिन उस रात का सन्नाटा अभी भी छाया हुआ था, जैसे अंधेरा आने वाली मुसीबत को छुपा रहा हो। टक्कर के बाद जहाज पर अजीब सी खामोशी छा गई। लोग अपने कमरों से बाहर निकालकर देखने लगे। क्या हुआ? फर्स्ट क्लास में ग्लास गिर गए, थर्ड क्लास में झटका ज्यादा महसूस हुआ। क्रू ने सबको शांत रहने को कहा। सब ठीक है। कैप्टन स्मिथ ब्रिज पर आए। ऑफिसर मर्डॉक ने आइसबर्ग की खबर दी। कैप्टन स्मिथ ने तुरंत डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज को बुलाया। नीचे बॉयलर रूम्स में पानी घुटनों तक भर गया। लोग ऊपर भागने लगे। उनकी चीखें शोर में दब गईं। उन्होंने खतरा सबसे पहले महसूस किया। ऊपर डेक पर कुछ लोग बर्फ के टुकड़े से खेल रहे थे, अनजाने कि नीचे क्या हो रहा है। क्रू ने लोगों को अंदर जाने को कहा, लेकिन कोई सीरियस नहीं था। सबको लगा यह छोटा हादसा है, जल्दी ठीक हो जाएगा। यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। टाइटैनिक की तकदीर अब लिखी जा चुकी थी। कैप्टन स्मिथ और एंड्रयूज ने इंस्पेक्शन के बाद बताया, 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका है। टाइटैनिक 4 कंपार्टमेंट्स तक तैर सकता था। 5 का मतलब था डूबना तय। एंड्रयूज ने कहा, यह जहाज डूब जाएगा। 2 घंटे हैं। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो ऑफिसर्स को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का ऑर्डर दिया। SOS CQD। क्रू को बोला गया, सभी पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट पहनाओ, बोट डेक पर ले आओ। लोग अब भी मजाक समझ रहे थे। कुछ ने लाइफ जैकेट पहनने से मना किया। टाइटैनिक पर भरोसा इतना था कि लोग सोच नहीं पाए कि यह डूब सकता है। धीरे धीरे जहाज आगे से झुकने लगा, चीजें लुढ़कने लगी। पानी नीचे से ऊपर बढ़ रहा था। थर्ड क्लास के लोगों के लिए निकालना मुश्किल हो गया। उनकी घबराहट अब दार में बदल रही थी। सच अब पानी की तरह सबके सामने आ रहा था। हर मिनट के साथ हालत बिगड़ रहे थे। टाइटैनिक अब अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। बोट डेक पर भीड़ लग चुकी थी। ठंडी हवा में लोग कांप रहे थे। हर तरफ बेचैनी थी। लोगों की आंखों में डर और असहाय होने का एहसास साफ दिख रहा था। रात का अंधेरा और समुद्र की ठंडक ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी। सबके लिए जगह नहीं थी। टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज पर इतनी कम कश्तियां एक बड़ी भूल थी। लोगों को समझ आ गया था कि सबकी जिंदगी बच नहीं पाएगी। क्रू को लाइफ बोट्स चलाने की प्रैक्टिस नहीं थी। पहली बोट आधी खाली चली गई। घबराहट में कई लोग समझ नहीं पाए कि क्या करना है और कुछ लोग डर के मारे बोट में बैठने से कतरा रहे थे। केओस में नियम बना, पहले औरतें और बच्चे, लेकिन इस नियम को समझना और उस पर अमल करना भी मुश्किल हो रहा था।
क्योंकि हर तरफ अफरा तफरी थी। ऑफिसर लाइटओलर सख्ती से नियम मान रहे थे, मर्डॉक फ्लेक्सिबल था। एक तरफ डिसिप्लिन था, दूसरी तरफ लाचारी और समय की कमी। इस कंफ्यूजन में कई बोट्स आधी खाली ही चली गई। कुछ लोगों को मौका मिला, पर कई लोग पीछे रह गए। परिवार बिछड़ रहे थे, कुछ पत्नियां बोट में बैठने से मना कर रही थीं। उन्हें अपने पति को छोड़ना मंजूर नहीं था, चाहे अंजाम कुछ भी हो। बेंजामिन गुगनहाइम ने लाइफ जैकेट पहनने से मना किया, एक जेंटलमैन की तरह डूबेंगे। कुछ लोगों ने अपनी शान और अपनों के साथ रहने को जिंदगी से भी ऊपर रखा। इसिडोर और ईडा स्ट्राउस ने भी बोट में जाने से मना किया, एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां साथ बिताने का फैसला किया। थर्ड क्लास के लोगों के लिए ऊपर आना मुश्किल था, रास्ते बैंड थे। उनकी मजबूरी और बेचैनी और भी गहरी हो गई थी जब उन्हें पता चला कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। भीड़, चीखें और केओस, हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था। टाइटैनिक पर इंसानियत और खौफ का संघर्ष चल रहा था। जिंदगी की वो कश्तियां उम्मीद से ज्यादा खौफ लेकर जा रही थी। अंधेरा, ठंडक और अनजाने भविष्य का डर उनके चेहरों पर साफ था। हर लाइफ बोट के साथ उम्मीद भी चली जा रही थी। पीछे छूटते जहाज की तरफ देखते हुए लोगों के दिल में बस एक ही सवाल था, क्या हम बच पाएंगे? टाइटैनिक पर इंसानियत और मजबूरी की लादी चल रही थी। कुछ लोग मदद कर रहे थे तो कुछ अपनी जान बचाने की कोशिश में थे। समंदर के सामने सब बराबर थे। टाइटैनिक की शान, पैसा या रुतबा, सब कुछ बेकार हो गया था, क्योंकि अब सबकी किस्मत समुंदर के हवाले थी। जहाज का झुकना अब और तेज हो रहा था। कैप्टन स्मिथ ने डिस्ट्रेस रॉकेट्स छोड़ने का ऑर्डर दिया। टूर एक जहाज की रोशनी दिख रही थी, एसएस कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के लोगों को लगा मदद आ रही है, लेकिन कैलिफोर्नियन ने रॉकेट्स को पार्टी समझा। उनका रेडियो ऑपरेटर सो रहा था, टाइटैनिक के एसओएस नहीं सुन पाए। एक गलतफहमी ने सैकड़ों जान ले ली। टाइटैनिक पर लोग रोशनी देखते रहे, लेकिन वो डोर होती गई। रेडियो रूम में फिलिप्स और ब्राइड आखिरी सांस तक एसओएस भेजते रहे। करपाथिया 8 मिलेडोर सिग्नल सुन पाई और मदद को आई, लेकिन करपाथिया को पहुंचने में घंटे लगने थे। टाइटैनिक के पास वक्त नहीं था। डेक पर हर पल एक सजा था। रॉकेट्स अब उम्मीद नहीं, बस एक आखिरी पुकार थी। लोग दुआ कर रहे थे, कुछ शांत खड़े थे, किस्मत कबूल करते हुए। हर रॉकेट के बाद गहरी खामोशी छा जाती थी। वो रॉकेट उन हजारों लोगों की चीखें थी जो आसमान में खो गई। आखिरी लाइफ बोट के बाद डेक पर बचे लोगों को समझ आ गया, अब कोई उम्मीद नहीं। अफरा तफरी मच गई, लोग बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे। कुछ लोग स्टर्न की तरफ भागने लगे, भीड़ में गिर रहे थे। इसी केओस में वॉलिस हार्टली का बैंड म्यूजिक बजाता रहा। पहले लाइवली ट्यून्स, फिर नीडर माई गॉड टू दी। संगीत में सुकून था। बैंड ने आखिरी सांस तक म्यूजिक बजाया, अपना कर्तव्य निभाया। जहाज का अगला हिस्सा डूब चुका था, पानी ब्रिज तक पहुंच गया। कैप्टन स्मिथ ने क्रू को आजाद किया, खुद ब्रिज पर अकेले खड़े रहे। लोग पानी में कूदने लगे। ठंडा पानी मौत का दूसरा नाम था। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री, कोई जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। संगीत और चीखें मिलकर एक आखिरी सिम्फनी बन गई। टाइटैनिक पर इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान हो रहा था। रात के 2 बज चुके थे। टाइटैनिक का अगला हिस्सा डूब चुका था, पिछला हिस्सा आसमान की तरफ उठ गया। जहाज 45 डिग्री पर झुक गया, अंदर सब कुछ आगे सरक रहा था। बॉयलर रूम्स के बॉयलर उखड़कर अंदरूनी हिस्सों को तोड़ रहे थे। एक भयानक गड़गड़ाहट हुई, लाइफ बोट्स में बैठे लोगों ने भी सुनी। डेक पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। लोग चिपके हुए थे, एक एक करके पानी में गिर रहे थे। बर्फ जैसा पानी उनकी सांसें रोक रहा था, ठंड उनके जिस्म को सुन कर रही थी। जहाज की बिजली आखिरी बार झिलमिलाई, फिर अंधेरा छा गया। टाइटैनिक अब एक काले साए में बदल गया। अंधेरा और दार बढ़ गया, लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ चीखें और पानी का शोर सुनाई दे रहा था। टाइटैनिक अब अपनी आखिरी सांस ले रहा था। टाइटैनिक का पिछला हिस्सा अचानक सीधा खड़ा हो गया, जैसे कोई विशाल इमारत अंधेरों में उभर आई हो। लोग उस पर लटके हुए थे। कुछ लोगों ने आखिरी उम्मीद से उस हिस्सा को पकड़ लिया था।
टाइटैनिक पर इतना दबाव था कि बीच से वह 2 टुकड़ों में टूट गया। लोहे की प्लेटें कागज की तरह फट रही थीं। आवाजों से रात का सन्नाटा गूंज उठा। अगला हिस्सा बिजली की रफ्तार से समंदर में डूब गया। लोग देखते रह गए। पिछला हिस्सा कुछ पल पानी पर सीधा था, जैसे वक्त थोड़ा थम गया हो। कुछ लोगों को लगा शायद अब बचने की उम्मीद है। उनकी आंखों में एक चिंगारी थी। लेकिन पानी धीरे धीरे उस हिस्सा में भी भरने लगा और सब कुछ बदल गया। पिछला हिस्सा अब 90 डिग्री पर खड़ा था, फिर धीरे धीरे नीचे जाने लगा। रात के 2:20 पर टाइटैनिक का आखिरी हिस्सा भी समंदर में समा गया। जहां पहले एक शहर की तरह टाइटैनिक था, अब बस अंधेरा और खामोशी थी। समंदर की लहरें अब सब कुछ ढक चुकी थीं, हवा भी चुप थी। डूबने के बाद लगभग 1500 लोग अभी भी पानी में जिंदा थे, ठंडी हवा में सांस ले रहे थे। वो सब मदद के लिए चीख रहे थे। उनकी आवाजें रात में गूंज रही थीं। लाइफ बोट्स में बैठे लोग उनकी चीखें सुन सकते थे, लेकिन उनके दिल में डर था। वापस जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सब अपनी जान बचाने में लगे थे। सिर्फ एक लाइफ बोट वापस आई, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादातर लोग डूब चुके थे। बर्फ जैसे ठंडे पानी ने उनमें से अधिकतर की जान ले ली थी। उनकी आखिरी सांसें भी थाम गई थी। टाइटैनिक अब हमेशा के लिए समंदर की गोद में सो गया था, एक कहानी बनकर रह गया। धीरे धीरे पानी से आने वाली आवाजें कम होने लगीं, चीखें शांत हो गईं। लाइफ बोट्स में लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। आसपास बॉडीज तैर रही थीं। नजारा भयानक था, शब्दों से परे। कुछ लोग अपने परिवार को ढूंढ रहे थे, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। हर तरफ मौत का सन्नाटा था। सब सुबह और करपाथिया का इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे बाद सुबह की पहली किरण के साथ करपाथिया दिखाई दी। करपाथिया के क्रू ने मलबा और बर्फ के टुकड़े देखे, आंखें नम हो गईं। लाइफ बोट्स को एक एक कर रेस्क्यू किया गया। बचाए गए लोग शॉक में थे, आंखों में न खुशी थी न दुख। 705 लोग ही बच पाए। 1500 से ज्यादा लोग समंदर में समा गए। कारपाथिया सर्वाइवर्स को न्यूयॉर्क ले गई। वहां भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। टाइटैनिक की कहानी दुनिया भर में फैल गई। ये कहानी याद दिलाती है, प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं।